अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7, 10 कर चुकी हूँ। इससे एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 7 की मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सब चैप्टर नंबर 1 और 2 की एक्सरसाइज रहती है। सोल्यूशन चैप्टर 2 तो आज मैं लगा दूँगी, चैप्टर 1 मैं कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। देन हमारे क्लास 7 के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका कोई चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से कोई चैप्टर समझना है तो आप चैनल में जाएँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँ एंड देन आप वीडियोस पे क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। थंबनेल्स लगे हुए तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। और अगर कोई चैप्टर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पेज नंबर 37 पे आएँ, चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। द गैस विच पास इन एंड आउट ऑफ द लंग्स अनचेंज, वो गैस जो लंग्स से बाहर जाती है और लंग्स के अंदर आती है लेकिन वो चेंज नहीं होती, वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो एक्सचेंज होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो एक्सचेंज नहीं होती। व्हेन द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो क्या होता है? थोरैक्स का प्रेशर इंक्रीज होता है। द बॉडी में नीड टू यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बॉडी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करती है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। जब ऑक्सीजन की नीड होती है तो बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज के दौरान। द फंक्शन रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? खून को जमाना, खून को रोकना, ठीक है, क्लॉट द ब्लड। फिर लेवल से मूव करते हैं। रिस्पायरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल के एंड पे एक एयर सेक्स का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, ओके। रिस्पायरेशन अकर्स इन द, रिस्पायरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एवरेज पल्स रेट जो है 1 मिनट के अंदर एक एडल्ट का, जब वो रेस्ट में होता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, तो क्या होता है? 60 to 100 बीट्स, मतलब दिल 60 से 100 मरतबा धड़कता है। द आयोर्टा कैरीज ब्लड टू, आयोर्टा जो है वो ब्लड कहाँ लेके जाती है? बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि आप इन क्वेश्चन को डायग्राम को देखते हुए सॉल्व करें। विच गैस एंटर्स द ब्लड फ्रॉम द एल्वियोलाई और एयर सैक, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर कौन सी गैस एंटर होती है? ऑक्सीजन। विच गैस लीव द ब्लड, वो कौन सी गैस है जो ब्लड को छोड़ के एल्वियोलाई के अंदर एंटर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, जब एल्वियोलाई से गैस निकलती है ना ब्लड में, एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है ऑक्सीजन और ब्लड से एल्वियोलाई में आती है कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रेट 2 वेज, ऐसे 2 रास्ते बताएं, ऐसी 2 बातें बताएं। इन विच द लंग्स आर अडेप्टेड टू एब्जॉर्ब गैसेज, जिसके ज़रिए लंग्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हेयर्स द आंसर, लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन लाइनिंग। 2 वेज है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज जो हैं वो लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। द लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, मतलब अरबों खरबों एल्वियोलाई हैं, विच क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया, जो कि बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए गैसेज एक्सचेंज हो सके, ठीक है। हर एल्वियोलाई, इतना बड़ा एल्वियोलाई है तो हर गोल के अंदर, हर एक होल के अंदर क्या होगी? गैस एक्सचेंज होगी। तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलता है किसको? लंग्स को गैस एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट पे क्या है? थिन लाइनिंग। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर ओनली 1 सेल थिक, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई बहुत छोटे हैं, सिर्फ 1 सेल थिक हैं ताकि आराम से गैसेज जो हैं उससे अंदर बाहर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ हो गया आंसर कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डायफ्राम मूव्स व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बतानी है आपने। डायफ्राम कैसे मूव करता है जब हम अंदर सांस लेते हैं और बाहर सांस लेते हैं। ये है ब्रीथिंग इन का और ये ब्रीथिंग आउट का, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो पहले एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिएगा। देखिए मैंने ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके एक्सप्लेनेशन की वीडियो लगाई है, तो पार्ट 1 अगर आपको मिल जाए, पार्ट 2 ना मिले, पार्ट 3 ना मिले, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक्स देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक्स डाले हुए हैं सारे पार्ट्स के। या अगर उसमें ना जाएँ तो आप चैनल में जाके वीडियोस पे क्लिक करके आप इसके पार्ट सारे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 का आंसर है। अब देखें, स्ट्रेट 2 वेज इन विच द एयर वी ब्रीथ इन आउट डिफरेंट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन, कह रहे हैं ऐसे 2 रास्ते बताएं जिनके अंदर एयर जो हम अंदर लेते हैं और हम बाहर निकालते हैं दोनों दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट एज वी एयर वी इनहेल, कह रहे हैं हम जितनी हवा अंदर लेते हैं उतनी हवा बाहर निकालते हैं, तो कॉम्पोजिशन जो है एयर की सेम ही रहती है। ओनली द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 एक्सचेंज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनकी परसेंटेज चेंज हो जाती है। द अमाउंट ऑफ इनहेल एयर कंटेन्स, जब हवा हम अंदर लेते हैं बाहर से, एनवायरनमेंट जब हवा अंदर जाती है तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। वाइल द एयर वी ब्रीथ आउट, लेकिन जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर 16.4 ऑक्सीजन होता है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो मतलब
ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, मतलब बॉडी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, 0.04 से 4.4 हो जाती है, मतलब बॉडी जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और भी बाहर निकाल देती है। अच्छा, कह रहे हैं द ऑक्सीजन इन द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज टू बॉडी सेल्स इन अ प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है ताकि एनर्जी रिलीज की जा सके। किस प्रोसेस में? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। मैं आपको दिखा देती हूँ रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ की जा रही है और क्या प्रोड्यूस की जा रही है? एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखें। एक्सप्लेन द पार्ट प्लेड बाय डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का रोल बताएं। यहाँ से शुरू है, डायफ्राम की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे एंड देन फिर इसका रोल बताएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा डायफ्राम वाला क्वेश्चन, बल्कि डायग्राम वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट एयर फ्लोज थ्रू ऑन इट्स वे टू द लंग्स। कह रहे हैं हर पार्ट ऑफ बॉडी का नाम बताएं जिसके ज़रिए एयर गुजरती है लंग्स तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है सारे बॉडी पार्ट्स के नाम। नोज एंड नेसल कैविटी, साइनसेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हाई इज इट बेटर टू ब्रीथ थ्रू योर नोज रादर देन योर माउथ। कह रहे हैं हम नोज से भी सांस ले सकते हैं, माउथ से भी सांस ले सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था। तो ज़्यादा बेटर नोज से सांस लेना क्यों है? मतलब अगर हम माउथ से सांस लें तो क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और नोज से लें तो क्या एडवांटेजेस होते हैं? बिकॉज वैन वी ब्रीथ थ्रू नोज, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं नोज के जरिए, द एयर्स इनसाइड द नोज, वो हेयर्स, वो बाल जो नोज के अंदर होते हैं, सिम्सिलिया कहते हैं, वो एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, नोज मॉइस्चर द एयर यू ब्रीथ इन मेकिंग इट इजियर फॉर द लंग्स टू यूज। नोज जो है, नोज के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब गीलापन होता है जो कि हवा को गीला कर देता है ताकि आसानी से हवा जो है वो खुश्क ना रहे, आसानी से ट्रैकिया के अंदर मूव कर सके। ठीक है, मतलब दो काम करता है। हेयर्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, और नोज़ का मॉइस्चर जो है वो हवा को गीला करता है ताकि आसानी से हवा आगे मूव कर सके। लेकिन माउथ के अंदर कोई ड्राइनेस नहीं, माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो हवा आसानी से मूव नहीं कर सकती। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसके अंदर कोई भी सीलिया वगैरह, आपके माउथ की तरफ को बाल दिखते नहीं ना, कोई सीलिया नहीं है, तो आसानी से हेयर वो हवा जो मूव नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? पेज नंबर 24 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इवेंचुअली ईच माइक्रोस्कोपिक ब्रांच एंड्स इन द टाइनी एयर सैक, दीज एयर सैक्स आर कॉल्ड एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई की डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन अवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। सीलिया का रोल बताएं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट फिल्टर आउट डस्ट, जो कि डस्ट, ड्रम्स और अदर इरिटेंट्स को हमारी जो हम इनहेल करते हैं यार उसमें से रिमूव करते हैं। ठीक है, इन नोज, ये भी लिख लें, नोज में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोग्लोबिन का रोल बताएं। क्या है आपके बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन जो है मैंने आपको बताया था ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, विच अलाउ इट टू पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ एंड डिलीवर इट एवरीवेयर इन द बॉडी। अच्छा, हीमोग्लोबिन का रोल है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा से ऑक्सीजन पिकअप करके, ऑक्सीजन को उठा के हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पहुँचा देता है। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। इट इज़ द हीमोग्लोबिन ही है जो रेड ब्लड सेल्स को कलर देता है। 3 काम है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, ठीक है, और ये प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, और रेड ब्लड सेल्स को कलर देता है रेड कलर। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन रोल बताएं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो है वो कैरी करता है, मतलब सेल्स के हार्मोन्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनको रिमूव करता है। दीज रोडवेज ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली। ये चीज़ें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं, मतलब आगे पीछे मूव नहीं करती। टू कीप थिंग्स गोइंग वेयर दे शुड। एक ही ट्रैवल में, एक ही लाइन में ट्रैवल क्यों करती हैं? ताकि चीज़ें वहीं जाएँ जहाँ इसको रिक्वायरमेंट है इनके जाने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम 4 ऑफ द मटेरियल कैरी बाय ब्लड। ऐसे 4 मटेरियल्स के नाम बताएं जो ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद व्हाट वर्क डज वॉल्व इन द हार्ट और अ वेन डू। वॉल्व जो है वो क्या काम करते हैं? बैकवर्ड फ्लो में मदद करते हैं कि बैकवर्ड फ्लो ना हो। देयर इज़ अ वॉल्व थ्रू विच ब्लड पासिस बिफोर लिविंग ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट। वॉल्व होता है, जैसे यहाँ आर्टरी खत्म हो रही है तो यहाँ वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ वेन खत्म हो रही है तो यहाँ वॉल्व है, यहाँ वॉल्व है। कह रहे हैं जब ब्लड पास हो रहा होता है तो सबसे एंड में वॉल्व होता है। ठीक है, हट के द वॉल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व जो है वो खून को आगे आगे भेजते हैं, मतलब ये वाला वॉल्व है तो आगे भेजेगा, पीछे नहीं भेजेगा, और ये वाला वॉल्व है तो आगे भेजेगा। बैकवर्ड फ्लो मतलब पीछे फ्लो होने
को ख़त्म करता है, ठीक है। दीज वॉल्व्स आर एक्चुअल फ्लैप्स दैट आर लोकेटेड ऑन ईच एंड ऑफ द टू वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के ऊपर नीचे लोकेटेड होते हैं और बैकवर्ड फ्लो में मदद करते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आए। कैन ड्रॉप ऑफ ब्लड हैज़ जस्ट लेफ्ट वन ऑफ योर लंग्स, डिस्क्राइब द रूट। अच्छा, कह रहे हैं एक ड्रॉप ऑफ ब्लड रह गया आपके लंग्स में, तो ऐसे रूट्स बताएं जिसके ज़रिए वो लंग्स से बाहर निकलेगा, ठीक है, या लंग्स के अंदर जाएगा। यहाँ सारे रूट्स लिखे हुए, एग्जिट फ्रॉम लंग्स, लंग्स से निकलेगा कैसे। द ड्रॉप ऑफ ब्लड नाउ रिच इन ऑक्सीजन, ड्रॉप ऑफ ब्लड जो लंग्स के अंदर है वो ऑक्सीजन से भर चुका है। लीव्स लंग्स, लंग्स को छोड़ेगा, लंग्स से निकलेगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए। पल्मोनरी वेन्स उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को लंग्स से ले जाएंगी। लंग्स से जो भी चीज़ आती है उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, ओके, ऑक्सीजन भर गया इस ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम, द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ब्लड जो है पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुँचाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ब्लड फ्लोज थ्रू वॉल्व इन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम जो लंग्स से खून लाया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाएगा। आयोटा, द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब बंद हो जाएगा। पुशिंग द ब्लड, ब्लड को पुश करेगा कि वो आयोटा के अंदर चला जाए, ठीक है। उसके बाद होगी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द आयोटा एंड ब्रांचेस आउट इन द स्मॉलर आर्टरीज डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू मेन बॉडी टिश्यूज। अच्छा, ब्लड जो है जो आयोटा के अंदर आया, अब आयोटा बहुत सारी छोटी छोटी सी आर्टरीज के अंदर टूट जाएगी, आयोटा बहुत सारी आर्टरीज में टूटेगी, तो ब्लड जो है वो बॉडी के हर टिश्यू के अंदर, ऑक्सीजन जो है ब्लड बॉडी के हर टिश्यू में चला जाएगा और ऑक्सीजन हर बॉडी के हर टिश्यू में ट्रांसफर हो जाएगी। कैपिलरीज, इन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर CO2 एंड द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ले लिया गया है, ब्लड के सेल में चला गया, अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बच गई है, ठीक है। अब वेन्स, अब वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्यूल्स जो है कैरी करेंगी उसको। अब वेन्यूल्स जो हैं वो मिल के क्या बनाती हैं, एक बड़ी वेन, वेन्यूल्स मिल के एक वेन बनाएंगी। अब वो वेन क्या करेगी, सुपीरियर वीना कावा के अंदर उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगी। राइट एट्रियम, द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, ब्लड जो है वो इस वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आ जाएगा, फिर वो वाला ब्लड जो है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी आएगी, पल्मोनरी आर्टरी आएगी और द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब बंद हो जाएगा और इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेज देगा, पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि जब कैपिलरीज में गया था तो उससे सारा ऑक्सीजन निकाल लिया गया था और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह गया था। लंग्स ने तो उसके अंदर ऑक्सीजन देके भेजा था, अब ऑक्सीजन तो सारे सेल में चला गया, अब क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स के अंदर वापस आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले ली जाएगी और ऑक्सीजन जो है ब्लड में एब्जॉर्ब करवा दी जाएगा और साइकिल हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग है, 1 2 3 4 4 स्टेपिंग इसकी यहाँ पर है, देख लें, फिर बाकी स्टेपिंग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी स्टेपिंग यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान डिफरेंस कह रहे हैं। हाँ, ये रहा रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान डिफरेंस, पेज नंबर 26 पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एंड देन क्वेश्चन है, बर्निंग एंड रिस्पायरेशन, बर्निंग और रिस्पायरेशन दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनके दोनों का डिफरेंस बताएं। तो ये रहा रिस्पायरेशन और बर्निंग का डिफरेंस, ओके। ये नॉन सेलुलर लेवल पे होती है, सेलुलर लिविंग सेल्स के अंदर होती है, ये होती है जिनके अंदर सेल्स नहीं होते। द एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, एनर्जी जो है वो हर स्टेप में रिलीज होती है। इस टाइम इंजाइम्स नहीं रिक्वायर्ड होते, इंजाइम्स जो है ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब इंजाइम्स की नीड होती है। कोई भी बीच में प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। वाटर की नीडिंग होती है, वाटर की नीड इसके अंदर होती है, ओके। उसके बाद कह रहे हैं, वाई डू यू ब्रीथ फास्टर, आप सांस तेज से क्यों लेते हैं, एंड यूर, जब आप तेज़ भागते हैं तो आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ती है और आप सांस तेज क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, द मोर ऑफ द हार्ट बीट द मोर ब्रीथिंग अगर, जितनी तेज़ हार्ट बीट होगी, जितनी तेज़ दिल धड़केगा उतनी ही तेज़ ब्रीथिंग होगी, उतनी तेज़ सांस लेंगे आप, ठीक है। एज द हार्ट बीट फास्टर, जैसे कि दिल तेज से धड़कता है, इट यूज़ मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। इट इज़ द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, जो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करेगी, जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए होगा तो आपका दिल जो है वो तेज़ धड़केगा, इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद है, वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज का क्या डिफरेंस है। ये रहा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का डिफरेंस, पेज नंबर 33 पे, ठीक है, ये वाला आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद है, ये करेक्ट, वाई इट इज़ नॉट करेक्ट टू से आर्टरीज कैरी। अच्छा, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि सारी आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं।
इसका आंसर ये रहा। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दैट, आर्टरीज जो हैं वो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दिल की तरफ लेके आती हैं। क्यों? सारी आर्टरीज नहीं, बट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाइट ब्लड सेल? वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है? वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ से फंक्शन है, ये 2-3 स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। एंड देन हो सके तो आप वाइट ब्लड सेल्स के डायग्राम भी बना चाहिए बिकॉज ये लॉन्ग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की नीड होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, कोई ब्लर है, तो आप मुझे कमेंट में मैच कर सकते हैं। और काइंडली आई एम अगेन सेइंग कि कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या समझ आया है, क्या अगेन समझना है, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझना, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं उसकी बिहाफ पे आप लोगों को वीडियो सेंड कर दिया करूँगी, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट मैं क्लास 6 टू सेकंड ईयर आई एम द टीचर ऑफ क्लास 6 टू सेकंड ईयर, तो क्लास 6-7 तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। आप लोगों ने 7 भी करा, पहले तो मैं 6 से कंटिन्यू करती हूँ, किसी ने मुझे 7 का भी करा, दैट्स वाई मैं 6-7 कमेंट ही आया था, तो मैं 6-7 दोनों साथ लेके चल रही हूँ। 6 टू सेकंड ईयर 9 मैट्रिक फर्स्ट और सेकंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर लर्निंग क्राइटेरिया चाहिए, हम कैसे नोट्स बनाएं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि मुझे अलग अलग चैनल से मिली थी। और अगर आप चाहें तो मैं एक ही चैनल के अंदर आपके लिए सारी टेक्निक्स अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपके कोई कज़न्स हो, वैसे तो आप लोग 6-7 के बच्चे इस चैनल पर ज़्यादा हैं, कोई कज़न्स हो, कोई भी हो, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।